नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में यमुना का जल प्रलय, कश्मीरी गेट से मुखर्जी नगर तक पानी ही पानी, जनजीवन हुआ प्रभावित। एसटी/एससी केस में सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, सीजेआई ने खींची लक्ष्मण रेखा, हाई कोर्ट के आदेश को किया खारिज। मुंबई बाणगंगा में गणपति विसर्जन की अनुमति हुई खारिज, कोर्ट ने कहा किसी व्यक्ति को बाणगंगा में गणपति विसर्जन का विशेष अधिकार नहीं। और इतिहास में पहला बड़ा कदम, 33 महंगी और जीवन रक्षक दवाओं पर अब नहीं लगेगा जीएसटी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप राजधानी को दिन प्रतिदिन चुनौती दे रहा है। नदी का जल स्तर 207 मीटर को पार कर गया है, जो 1963 के बाद पहली बार इतना ऊंचा दर्ज किया गया है। पुराने रेलवे पुल पर सुबह 10 बजे यमुना का जलस्तर 207.47 मीटर रहा और फिलहाल ये स्थिर दिखाई दे रहा है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए 12 लाख क्यूसेस पानी ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। कश्मीरी गेट आईएसबीटी के बाहर पानी भरने से बस सेवाएं ठप हो गई हैं। यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुखर्जी नगर की गलियां और सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। सिविल लाइन की बेला रोड और सीएम रेखा गुप्ता समेत कई नेताओं के घरों में पानी भर गया है। ड्रोन तस्वीरों ने यहां के भयावह नजारे सामने रखे हैं। दूसरी ओर मयूर विहार फेज 1 और राहत शिविर भी जलमग्न हो गए हैं, जिससे विस्थापितों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। मॉनेस्ट्री मार्केट और यमुना बाजार में हालात इतने बिगड़े हैं कि लोग अब नावों के सहारे आवाजाही करने को मजबूर हैं। प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के लिए 6 एजेंसियां और 24 घंटे अलर्ट पर लगाई गई हैं और एनडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव व राहत कार्य में जुटी हुई हैं। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर बाढ़ का सैलाब है। लोहा पुल को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है और रिंग रोड और अहम इलाकों में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कहा जा सकता है कि यमुना का ये जलस्तर दिल्ली वासियों के लिए सिर्फ मुसीबत नहीं, बल्कि अभूतपूर्व आपदा बनकर सामने आया है। दलितों के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने साफ कर दिया है कि एससी/एसटी एक्ट का मकसद केवल कानूनन सुरक्षा नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक न्याय भी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इस कानून में आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर रोक है, यानी अगर किसी पर जातिगत उत्पीड़न या हिंसा का आरोप है तो उसे गिरफ्तारी से पहले राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने एक्ट की धारा 18 का जिक्र करते हुए कहा है कि ये प्रावधान साफ तौर पर सीआरपीसी की धारा 438 यानी कि अग्रिम जमानत देने वाली धारा को लागू नहीं होने देता। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि अगर प्रथम दृष्टया ये साबित हो जाए कि आरोपी ने दलित समुदाय के खिलाफ कोई हिंसा या फिर अपमानजनक काम नहीं किया है, तो अदालत अपने विवेक से अग्रिम जमानत याचिका पर विचार कर सकती है। मामला महाराष्ट्र के धाराशिव जिले का है, जहां 2024 विधानसभा चुनाव के बाद झड़प हुई थी और एक दलित परिवार पर हमला हुआ था। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने जाति सूचक गालियां भी दी थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे राजनीति से प्रेरित मानकर आरोपी को राहत दे दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश पलटते हुए आरोपी को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में दोहराया है कि एससी/एसटी एक्ट समाज के कमजोर तबकों को सुरक्षा देने के लिए है और ऐसे मामलों में अदालतें आरोपी को राहत देने में ढील नहीं बरत सकती। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला न सिर्फ इस केस को प्रभावित करेगा, बल्कि भविष्य में आने वाले तमाम दलित उत्पीड़न मामलों की सुनवाई का भी मानक तय करेगा। मुंबई में गणपति उत्सव के दौरान बाणगंगा तालाब में मूर्तियों के विसर्जन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति को केवल बाणगंगा में गणपति विसर्जन करने का कोई विशेष अधिकार नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अधिसूचना आम जनता और पर्यावरण के हित में है और 6 फीट से कम ऊंचाई वाली मूर्तियों का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में ही करना होगा। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि बाणगंगा एक संरक्षित स्मारक है, इसलिए मूर्तियों का विसर्जन चौपाटी या शहर के अन्य प्राकृतिक जलाशयों में करना सुरक्षित या उचित रहेगा।
स्वास्थ्य विभाग में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। सरकार ने 33 महंगी और जीवन रक्षक दवाओं पर लागू 12% जीएसटी को पूरी तरह से हटा दिया है। इसमें शामिल है कैंसर, ब्लड कैंसर, लिम्फोमा और दुर्लभ जेनेटिक बीमारियों की दवाएं। अब मरीजों को इन दवाओं के लिए हर महीने हजारों रुपए की बचत होगी और कई मामलों में सालाना लाखों रुपए तक की राहत मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये फैसला गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। मरीज और उनके परिवार अब महंगी दवाओं के बोझ से थोड़ा राहत जरूर महसूस करेंगे। सरकार का ये कदम सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ये राहत उन लोगों के लिए है जो कैंसर, ब्लड कैंसर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। अब दवाओं की कीमतों में सीधा फर्क आएगा और मरीजों का जीवन आसान होगा। Health related items, 33 life saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases and other severe chronic diseases. There are several drugs and medicines coming down to 5 from 12. I'm not listing each one of them out. राजस्थान, जिसे मरुधर कहा जाता है, अब उसी रेगिस्तानी धरती से सोना उगने वाला है। ये सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था का असली खजाना है। जी हां, राजस्थान की खदानों में वो दौलत मिली है जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया होड़ कर रही है। यहाँ सोने की खदानों में तांबा, निकल और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स छुपे हुए हैं और ये वही खनिज हैं जिनके बिना ग्रीन एनर्जी, बैटरी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अधूरी है। बांसवाड़ा जिले के भूकिया जगपुरा इलाके में खुदाई हुई तो निकले सिर्फ सोने के भंडार नहीं, बल्कि 1.74 लाख टन से ज्यादा कॉपर, 9,700 टन निकल और 13,500 टन कोबाल्ट भी। यानी सोना तो है ही, लेकिन साथ में वो खनिज भी हैं जिन पर आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी टिकी हुई है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अब तक इन खनिजों का दोहन अधूरा था, लेकिन अब केंद्र सरकार के नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत राजस्थान को प्राथमिकता मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान की अहमियत पर जोर दे चुके हैं। यानी आने वाले वक्त में ये राज्य सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की सप्लाई चेन का हिस्सा होगा। आंकड़े आपको चौंका देंगे। अब तक 4 जिलों में गोल्ड के भंडार मिले हैं। गोल्ड का मूल्यांकन 1.16 लाख करोड़ से ज्यादा है। बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और दौसा में 18 गोल्ड ब्लॉक चिन्हित और सिर्फ बांसवाड़ा में ही सबसे ज्यादा खजाना दबा है। राजस्थान की धरती में मौजूद ये खजाना सिर्फ खनन तक सीमित नहीं रहेगा, ये रोजगार पैदा करेगा, गांव-गांव की किस्मत बदलेगा और उद्योग जगत को नया जीवन देगा। कॉपर निकलेगा तो कॉपर इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को कच्चा माल मिलेगा। निकल मिलेगा तो बैटरी इंडस्ट्री और सिक्कों की ढलाई होगी। कोबाल्ट निकलेगा तो पेट्रोकेमिकल और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एयरबैग सेक्टर को ताकत मिलेगी। और सोना तो है ही, तो राज्य को भारत के बड़े गोल्ड उत्पादक राज्यों में शामिल कर देगा। ग्राफिक्स इन, कहां-कहां मिला सोना? बांसवाड़ा, उदयपुर, दौसा, डूंगरपुर। ग्राफिक्स आउट। राजस्थान अब भारत का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व वाला राज्य बन गया है। बिहार के बाद सबसे ज्यादा सोना यहीं मिला है। बिहार में 44% और राजस्थान में करीब 25% गोल्ड रिजर्व है। खनन के साथ ही यहाँ उद्योग लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, पेट्रोकेमिकल, एयरबैग से लेकर डिफेंस और ग्रीन एनर्जी सेक्टर तक सीधा फायदा होगा। हजारों करोड़ का निवेश आएगा और लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। जैसलमेर, बाड़मेर की रिफाइनरी अब दक्षिण राजस्थान का फोकस। जैसे पश्चिमी राजस्थान में तेल और रिफाइनरी ने तस्वीर बदल दी, वैसे ही अब दक्षिणी राजस्थान, बांसवाड़ा और उदयपुर में सोने की खदानें विकास का नया सूरज लेकर आएंगी। सोने की इस चमक के साथ राजस्थान अब सिर्फ मरुधर नहीं कहलाएगा, बल्कि भारत की आर्थिक सुरक्षा की नई रीढ़ बनेगा। और आने वाले वक्त में दुनिया जब ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और डिफेंस की बात करेगी तो राजस्थान का नाम उस सूची में सबसे ऊपर होगा। यानी सोने की ये धरती अब देश को सिर्फ चमक ही नहीं, बल्कि भविष्य की ताकत भी देने वाली है।
लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक बार फिर से ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई है। कस्टम और आव्रजन अधिकारियों ने बैंकॉक से लौटे 2 यात्रियों के बैग से हाइड्रोपोनिक बीट के 24 पैकेट बरामद किए हैं। सूत्रों के मुताबिक बरामद खेप का वजन 13 किलो 16 ग्राम है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया है कि ये ड्रग्स बैंकॉक से लखनऊ लाने की साजिश रची गई थी। बिजनौर निवासी मोहम्मद इमरान एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से लखनऊ पहुंचा था। प्रोफाइलिंग के आधार पर उसे रोककर जब जांच की गई तो उसके बैग से 12 पैकेट नशीले पदार्थ मिले। वहीं उसका साथी मणिकांत मौके से बैग छोड़कर फरार हो गया, जिसके बैग से भी 12 पैकेट और ड्रग्स बरामद हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि इमरान ने पूछताछ में माना है कि बैंकॉक में एक व्यक्ति ने उसे ये सामान लखनऊ पहुंचाने के लिए दिया था। लखनऊ में जिस व्यक्ति को ये खेप सौंपी जानी थी, उसका नाम समीर बताया जा रहा है। फिलहाल इमरान हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, जबकि उधर मणिकांत की तलाशी शुरू हो गई है। गौरतलब है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब लखनऊ एयरपोर्ट पर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई हो। इससे पहले भी ये बैंकॉक से आए यात्रियों से 25 करोड़ रुपए मूल्य का ड्रग्स पकड़ा जा चुका है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का पर्दाफाश करने की कोशिश में जुट गई हैं। खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। पहाड़ी राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन की विभीषिका पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अदालत ने साफ कहा है कि हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में जिस तरह तबाही मची है, उसके पीछे अवैध पेड़ कटाई भी एक बड़ी वजह हो सकती है। अदालत ने बाढ़ के दौरान बहते हुए लकड़ी के गट्ठों के वीडियो का जिक्र करते हुए कहा है कि ये स्पष्ट संकेत है कि पहाड़ों पर बड़े पैमाने पर अवैध कटाई की जा रही है। मुख्य न्यायाधीश वीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने केंद्र सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, एनडीए-एमए, एनएचएआई और तीनों राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा है कि प्राकृतिक आपदाओं की भयावहता को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने जरूरी हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने सुरंगों के निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ता ने बताया है कि चंडीगढ़ से मनाली तक 14 सुरंगें बनाई गई हैं, जो बारिश और भूस्खलन के वक्त मौत का जाल साबित हो रही हैं। रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा गया है कि एक हादसे में करीब 300 लोग सुरंग के अंदर फंस गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि इस पूरे मामले पर तुरंत कार्रवाई की जाए और पहाड़ी राज्यों में अवैध कटाई, बाढ़ प्रबंधन और सुरक्षा इंतजामों पर विस्तृत जवाब दिया जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा गुरुवार को हंगामे का अखाड़ा बन गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाषण के दौरान विपक्षी नारेबाजी को लेकर विवाद बढ़ा और सदन का माहौल बिगड़ गया। विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने बीजेपी के व्हिप चीफ शंकर घोष को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया, लेकिन घोष ने बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मार्शलों और सुरक्षा गार्डों ने उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की तो मामला हाथापाई पर उतर आया। धक्का मुक्की में शंकर घोष घायल हो गए। बीजेपी और तृणमूल विधायकों के बीच भी जमकर नोकझोंक हुई। इसी बीच विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी पर भी कार्रवाई के संकेत दिए। इस पूरे घटनाक्रम से सदन का वातावरण बेहद तनावपूर्ण हो गया और विधानसभा में हंगामे का नजारा देखने को मिला। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल MY हॉस्पिटल इंदौर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है।
NICU वार्ड जहां मासूमों की जिंदगी बचाई जानी चाहिए, वहीं 2 नवजातों ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही और चूहों के काटने से उनकी मौत हुई है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मौत गंभीर बीमारियों और ब्लड इन्फेक्शन की वजह से हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार सरकारी अस्पताल के गहन चिकित्सा वार्ड तक चूहे पहुंचे कैसे। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को खुद इंदौर पहुंचना पड़ा। उन्होंने साफ कह दिया कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगी, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मानवाधिकार आयोग ने भी अस्पताल से जवाब तलब किया है और पेस्ट कंट्रोल एजेंसी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये घटना सिर्फ एक अस्पताल की लापरवाही नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर करारा सवाल है। अगर NICU तक सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की जिंदगी कैसे सुरक्षित होगी। फिलहाल सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है, लेकिन मासूमों की दर्दनाक मौत ने स्वास्थ्य व्यवस्था की असलियत को सामने ला दिया है। नागपुर से बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जिले के बाजार गांव के पास स्थित सोलार एक्सप्लोसिव कंपनी में बीती रात करीब 12:30 बजे भीषण विस्फोट हुआ। इस हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए हैं। विस्फोट से पहले प्लांट से धुआं उठता दिखा, जिससे अनुभवी कर्मचारियों को खतरे का अंदेशा हुआ और कई कर्मचारी बाहर भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। लेकिन मयूर, गणवीर और कुछ अन्य कर्मचारी समय पर बाहर नहीं निकल पाए और मलबे की चपेट में आ गए। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि प्लांट की इमारत के कई मीटर लंबे टुकड़े उड़ गए। पुलिस, दमकल और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी देर रात घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले ये सुनिश्चित किया कि कोई और विस्फोट ना हो और फिर कूलिंग ऑपरेशन के तहत मलबे में दबे घायलों को बाहर निकाला गया। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार 4 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। नासिक शहर में गौ तस्करी के सनसनीखेज मामले का भंडाफोड़ हुआ है। सातपुर पुलिस सीमा के पास बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने त्र्यंबक रोड पर एक संदिग्ध आयशर ट्रक देखा और उसे रोककर जांच की। ट्रक में 19 गायें वध के लिए ओझर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गायों को सुरक्षित निकालकर गौशाला पहुंचाया। नासिक पुलिस जांच अधिकारी अंबाजी मुंसले ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी और उन्होंने सतर्क रहकर ट्रक पकड़ लिया। ये मामला सातपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस आगे की गहन जांच कर रही है। ये घटना न केवल नासिक में बल्कि पूरे इलाके में संवेदनशीलता का संदेश देती है कि किसी की जान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाय को गौशाला में रिपोर्ट के साथ दाखिल किया है और जो ट्रक है वो पुलिस स्टेशन में जमा है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 166G पर गगन बावड़ा घाट में भारी भूस्खलन हुआ है। इसके चलते सुबह 8 बजे से ये मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। भूस्खलन हटाने का काम जारी किया गया है और अधिकारियों के अनुसार बताया गया है कि जल्द से जल्द रोड मार्ग को सामान्य कर दिया जाएगा। इस दौरान यात्रियों के लिए यातायात को वैकल्पिक फोंडा घाट मार्ग से डाइवर्ट कर दिया गया है। मुंबई में एक ऐसा मामला सामने आया है जो सीधे किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। बांद्रा टर्मिनस पर नकली पुलिसकर्मियों ने व्यापारी विकास गुप्ता से 10.5 लाख रुपए की लूट की और इस पूरी साजिश में रेलवे पुलिस की महिला ASI भी शामिल पाई गई। पुलिस के अनुसार मलाड में कपड़े की दुकान चलाने वाले विकास गुप्ता को अंधेरी का रहने वाला जाहिर अहमद इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात का लालच देकर फंसाता है। सोमवार की शाम अहमद ने विकास को 10.5 लाख रुपए कैश देकर बांद्रा टर्मिनस पर बुलाया। जैसे ही विकास स्टेशन पहुंचे, 2 नकली पुलिसकर्मी 45 वर्षीय नीलेश कलसुरकर और 32 वर्षीय प्रवीण शुक्ला उनके पास आए और पैसों के बैग के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। डर और धमकी के बीच आरोपी बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने तुरंत बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और CCTV फुटेज तथा तकनीकी जांच के बाद अगले ही दिन दोनों आरोपियों को धर दबोचा। जांच के बाद खुलासा हुआ कि बांद्रा रेलवे पुलिस स्टेशन में तैनात महिला ASI विजया इंगावले भी इस साजिश में शामिल थी। उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया। ये मामला सीधे चेतावनी देता है कि पुलिस में भी विश्वासघात हो सकता है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।
तो ये थी मुंबई से एक सनसनीखेज खबर, नकली पुलिसकर्मी और महिला एएसआई की फिल्मी साजिश, जिसमें 10.5 लाख रुपए की लूट का खुलासा। झारखंड के पलामू जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस और उग्रवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। शहीद जवानों की पहचान संतन कुमार और सुनील राम के रूप में हुई है। घायल जवान रोहित कुमार को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी ने नक्सली कर्मा पूजा के दौरान दहशत फैलाने की साजिश रची थी। इस इनपुट के आधार पर पुलिस टीम सर्च अभियान में निकली थी, तभी घात लगाए बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। पूरी घटना के बाद इलाके की घेराबंदी कर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधर अधिकारियों ने कहा है कि शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और नक्सलियों के खिलाफ अभियान और तेज किया जाएगा। और फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।